आज हम लोग ज्योग्राफी के एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में समझेंगे और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कि जो अर्थ हमें जैसे दिखता है या जो हमने अभी तक पढ़ा है अपने स्कूलों में, तो क्या पढ़ा है उसको कैसे जानने के क्या-क्या सोर्सेस हैं और इवेंचुअली क्या जो स्ट्रक्चर है हमारा अर्थ का, ऐसा जो हम डायग्राम्स बनाते हैं, तो ये कैसे इवॉल्व हुआ, किस बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि अर्थ हमारा ऐसा ही है। तो आज हम डीपली रीड करेंगे, स्टडी करेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दैट व्हाई वी शुड स्टडी अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, व्हाई द साइंटिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट एंड जियोमॉर्फोलॉजिस्ट आर क्यूरियस अबाउट स्टडिंग द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, बिकॉज फर्स्ट थिंग इट विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। मतलब जब तक हम उस चीज के अंदर नहीं जाके देखेंगे, उसके अंदर नहीं समझेंगे कि उसके अंदर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तब तक हम उसकी इवैल्यूएशन को नहीं समझ पाएंगे कि कैसे वो इवॉल्व हुआ। क्यूरियस दिमाग में रहता है साइंटिस्टों की, ये अर्थ ऐसे इवॉल्व क्यों हुआ, यहाँ पे लैंडफॉर्म्स क्यों हैं, यहाँ पे रिवर्स क्यों हैं, यहाँ पे बड़े बड़े ओशंस कैसे डेवलप हुए। तो अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, द स्टैंडिंग ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज very important. How the current shape of the earth was evolved and what is its future course, that how it is going to be transformed in the coming millions of years ago. First important is this. Second is geophysical phenomena, like every another day we study about the hear about the news like earthquakes or volcanoes erupting in some part of the earth. So by understanding the geological features of the earth and its interior constituents, we will study about where and how these earthquakes are forming and what is the mechanism of volcanism. Okay, next we will study about understand about the earth's magnetic field. By studying the interior of the earth only, where the magnetic currents form, where the main magnetic field is evolving, then only we will able to decide the magnetic field of the whole earth also. इंटीरियर एंड स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस सोलर सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ स्टडिंग द अर्थ इंटीरियर, मतलब जब हम अर्थ के इंटीरियर को समझ लेंगे, उसका इवोल्यूशन समझ लेंगे, उसी बेसिस पे हम कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे कि अदर सोलर सिस्टम में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं या दूसरे स्टार्स हैं या दूसरे प्लैनेट्स हैं, यूरेनियस, नेपच्यून, जुपिटर, ये कैसे इवॉल्व हुए। तीसरी चीज और जो हम समझ पाएंगे वो है एटमॉस्फेयर के बारे में, कि जैसे पहले हम जानते थे कि अर्थ क्या था, बहुत ही गैसियस था, हॉट मैग्मा का एक बॉल ऑफ मास, हॉट मास था, हॉट बॉल था। फिर क्या हुआ, एक टाइम ग्लेशिएशन का पीरियड आया जिसमें बहुत बर्फ और ठंडी थी, और फिर क्या हुआ, वहां पे अब जो है हैबिटेबल जोन हुआ है। तो ये इवोल्यूशन कैसे हुआ और फ्यूचर में कैसे चेंजेस होंगे, उन चीज को समझने के लिए साइंटिस्ट का इंटीरियर ऑफ द अर्थ को समझना बहुत जरूरी है कि अंदर क्या मैकेनिज्म चल रहा है। और साथ ही साथ मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए, क्योंकि मिनरल्स हमारे आजकल टेक्नोलॉजी में काफी सारे मिनरल्स यूज होते हैं, जैसे हम जो आजकल फोन्स वगैरह में सिलिकॉन वगैरह यूज हो रहे हैं या सेमीकंडक्टर्स यूज हो रहे हैं, वो सारी चीजें, या फिर ओशंस में जो हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं, तो मिनरल एक्सप्लोरेशन के पर्सपेक्टिव से भी हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ को एक्सप्लोर करना जरूरी है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में है कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उसमें ये सारी चीजें इंपॉर्टेंस में आ जाएंगी। नेक्स्ट जो होगा, अब हम देखेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है, क्या क्या सोर्सेस हैं। मेनली हम दो टाइप्स में डिवाइड करेंगे। पहला एक डायरेक्ट सोर्स होगा कि डायरेक्टली हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से मिल रही है, और इनडायरेक्टली हम कैसे इवॉल्व कर सकते हैं, कैसे जनरेट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। Direct sources is the first one is surface rocks, the rocks which are available, which we can see directly on the surface of the earth, like हिमालयाज हैं, अरावली रेंजेस हैं, एल्प्स माउंटेन्स हैं, फिर थार माउंटेन्स हैं, और यूरोप में इतने सारे माउंटेन्स हैं, यूएसए में है, इंडिया में विंध्यान रेंजेस हैं। तो इन सारे सरफेस रॉक्स को, क्योंकि छोटा नागपुर प्लेटो में कुछ और मिलेगा, नीचे कडप्पा प्लेटो में कुछ और मिलेगा, तो इन सारे सरफेस रॉक्स को स्टडी करके हम अर्थ की इवोल्यूशन और उसके कॉम्पोजिशन को स्टडी कर पाते हैं, समझ पाते हैं। फिर रॉक्स फ्रॉम माइनिंग, माइनिंग भी होता है हमारे यहाँ, जिसकी वजह से हम कितने रिसोर्सेज निकालते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जिस वजह से माइनिंग होती है। और उसके बेसिस पे हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें पता चलती हैं कि यहाँ पे ये गोंडवाना पीरियड था तो यहाँ पे कोल फाउंड हो रहा है, ठीक है, कडप्पा में यहाँ पे ये मिनरल्स मिल रहे हैं, तो हमें रॉक्स माइनिंग के थ्रू ही वो मिलते हैं। तो डायरेक्ट सोर्सेज हो गए हमारे माइनिंग। दूसरे प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, डीप ओशन ड्रिलिंग, मतलब ओशन के अंदर जाके सारे, मतलब बड़े बड़े कंट्रीज जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, कुछ
डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं जो काफी पैसा लगाती हैं, रिसर्च लगाती हैं ओशन के अंदर ड्रिल करने के लिए, मेनली फॉर द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑल्सो एंड टू अंडर साइंटिफिक पर्सपेक्टिव ऑल्सो। तो दोनों मोटिव होता है कंट्रीज का, एक तो अपने कंट्रीज के लिए रिसोर्स जनरेट करना और साइंटिफिक डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। और एक और डायरेक्ट सोर्स जो हमारे पास आता है वो है वोल्केनिक इरप्शंस का। हम खुद देखते हैं कहीं ना कहीं इवोल्यूशन, लावा क्या है अंदर से बाहर निकल रहा होता है अर्थ के अंदर से, तो वो अंदर का मटेरियल बाहर फेंकता है, तो उस मटेरियल को स्टडी किया जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ इब्रप्ट होके बाहर आ रहा है, तो साइंटिस्ट क्या करेंगे, इस चीज को कलेक्ट करेंगे, इसका मिनरल कॉम्पोजिशन देखेंगे कि क्या ऐसी चीज थी जिसकी वजह से ये जलने लगा, इतना हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर क्यों क्रिएट हुआ। So these are the direct sources of information which help us in understanding the interior of the earth. So after the direct sources, we will study about the indirect sources. मतलब we can infer, this doesn't give any direct information, we can infer from that. पहला है meteors की वजह से, दूसरा gravitation जो हमारा अर्थ exert करता है, एक force exert करता है, अपनी तरफ चीजों को खींचता है, उसके बेसिस पे then there is a magnetic field which is working around the earth, whole earth है, so that also gives information about the earth's formation. एंड नेक्स्ट इज द सिस्मिक एक्टिविटी। सिस्मिक एक्टिविटी हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, इसके ऊपर फुल एक लेक्चर तैयार है जो आप लोग को सिस्मिक एक्टिविटीज होने वाली, जैसे सिस्मिक वेव्स होती है वो हम उसमें पढ़ेंगे, उसकी वजह से अर्थक्वेक जनरेट होता है वो हम देखेंगे। तो ये फुल फ्लेज एक टॉपिक है जो आपका नेक्स्ट लेक्चर में होगा। आज हम अदर चीजें देखते हैं जिसमें हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ को देखेंगे, लेयर्ड स्ट्रक्चर देखेंगे। अब एक बार इस देख लेते हैं कि इनडायरेक्ट सोर्सेज में क्या है। मीटोराइट्स हैं, लाइकवाइज इन द प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू अबाउट द मीटोराइट्स, कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स। ये क्या है, ये वो रॉक डेब्रीज या मैटर इन द यूनिवर्स हैं जो फुल फ्लेज प्लैनेट्स नहीं बन पाए, एंड मोस्टली दे आर सराउंडेड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, दे आर एस्टेरॉइड्स एंड ऑल्सो आफ्टर द यूरेनस दे आर अवेलेबल इन द क्यूपर बेल्ट में अवेलेबल रहते हैं। मीटोराइट्स क्या है, सोलर हीट की वजह से, सोलर ग्रेविटी की वजह से अपने पोजीशन से वो सन की तरफ खींचते चले जाते हैं, और अर्थ भी अपनी तरफ पुल करता है इन सब मटेरियल को, तो वो क्या है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसते हैं। कुछ होते हैं जो फुल्ली बर्न अप हो जाते हैं मीटर्स, और कुछ जो है बर्न नहीं होते और अर्थ पे गिर जाते हैं एज अ क्रेटर फॉर्म, क्रेटर हो जाते हैं। साइंटिस्ट क्या करते हैं, जो रॉक सॉलिड रह जाता है, नहीं बर्न होता इन द फ्रिक्शन क्रिएटेड बाय द एटमॉस्फेयर, तो उसको वो स्टडी करते हैं। वो हेल्प करता है उनको एनालिसिस करने में कि कैसे इवॉल्व किया होगा यूनिवर्स, अर्थ कैसे इवॉल्व हुआ होगा, क्योंकि साइंटिस्ट मानते हैं कि ये जो मीटरोइड्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, ये हमारे यूनिवर्स फॉर्मेशन के टाइम ही बने थे, और ये हमारे अर्थ फॉर्मेशन, और जो काफी थ्योरीज हमें अभी क्लियर नहीं होता है, थ्योरीज क्या होती है, एक फैक्ट नहीं होता, वो एक हाइपोथेसिस जनरेट होती हैं जिनको अभी साइंटिस्ट समझने की कोशिश ही करते रहते हैं, उस पर नई नई चीजें बाहर आती रहती हैं, नई फाइंडिंग्स आती रहती हैं। तो इन मीटियोर्स और की वजह से, अन्य एस्टेरॉइड्स के मटेरियल से, जैसे यू नासा भी काफी सारे स्पेस मिशंस भेजता रहता है, क्यों, ताकि वो ओरिजिन ऑफ अर्थ को समझ पाए। तो ये मीटियोर्स हेल्प करते हैं। दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ये हम देखते हैं कि अर्थ के हर पार्ट में सेम ग्रेविटी नहीं होती। जैसे आप इक्वेटर पे देखोगे तो अलग ग्रेविटी होती है, 90 डिग्री पे जाओगे, पोल्स के पास जाओगे तो अलग होता है। तो ये भी हमें हेल्प करता है कि ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है, ग्रेविटेशन, जिसकी वजह से मास जो है हमारे अर्थ का इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ना। फिर है मैग्नेटिक फोर्सेस। मैग्नेटिक सर्वे ऑफ द अर्थ रिवील्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब जैसे इस डायग्राम में आपने देखा कि ये हमारे अर्थ के चारों तरफ क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड वर्क करती है जो चीजों को अट्रैक्ट और अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्सप्रेस करती है। तो इसके बेसिस पे हम जान सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल है हमारे अर्थ में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ में। फिर सिस्मिक नॉलेज, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट्स द स्टेट ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जिसने बताया कि अर्थ में क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, कैसा मटेरियल अंदर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज 4 पॉइंट्स यू शुड रिमेंबर कि इंडायरेक्ट सोर्सेस में क्या आएंगे, मेटेराइट्स आएंगे, ग्रेविटेशन फोर्स आएगा, फिर मैग्नेटिक फोर्सेस आएंगे, सिस्मिक एक्टिविटी आती है। अब नाउ वी विल स्टडी अबाउट द अर्थ्स लेयर। अर्थ इज लेयर्ड स्ट्रक्चर। अगर कोई पूछता है कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ हाउ इट इज लेयर्ड स्ट्रक्चर, बिकॉज इफ वी लुक इनटू द अर्थ, जैसे साइंटिस्टों ने ये सारी चीजें लगाई होंगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेस से पता किया कि हमारा स्ट्रक्चर जो है, अर्थ जो है, कुछ इस तरीके से दिखता है। ऐसे सबसे अंदर क्या है, इनर कोर दिखेगा, उसके ऊपर आउटर कोर दिखेगा, फिर मेंटल, ठीक है, उसके ऊपर क्रस्ट है। जैसे कोर को जैसे ब्रॉडली अगर देखोगे तो क्रस्ट, मेंटल, कोर, आप फर्स्ट डिवीजन ये याद रखोगे कि सबसे ऊपर वाला हिस्सा क्या है, क्रस्ट है, फिर क्या है, मेंटल आता है, फिर क्या है, कोर है।
अब इन्होंने क्या है, कोर को भी डिवाइड कर रखा है, इनर कोर और आउटर कोर, दो चीजें होंगी। फिर मेंटल में भी बहुत ज्यादा स्पेसिफिकेशन में जाएंगे तो मेंटल को भी इन्होंने आउटर मेंटल और इनर मेंटल में डिवाइड कर रखा है। क्रस्ट तो आप समझ ही रहे हो। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है ये स्टेनोस्फेयर, ये भी इसके बारे में भी हम स्पेसिफिक पॉइंट समझेंगे कि ये स्टेनोस्फेयर है क्या। ये वर्ड आप याद रखना, स्टेनोस्फेयर। और एक चीज है यहाँ पे आप दिख रहा होगा कि नाम, लिथोस्फेयर। अब लिथोस्फेयर हम किसको कह रहे हैं, लिथो मतलब अर्थ से रिलेटेड, क्योंकि ये किससे बनता है, आप देखोगे क्रस्ट का जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है उससे, और कुछ पार्ट जो है मेंटल का। सो व्हेनेवर द क्वेश्चन विल आस्क कंपोजिशन ऑफ लिथोस्फेयर, व्हाट हाउ डिफाइन लिथोस्फेयर, तो इट इज मेड अप ऑफ द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल, है ना। The uppermost part of the mantle also, these two portions, that is the crust and the mantle, constitute the lithosphere. So अब मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे ऊपर क्रस्ट, मेंटल एंड देन कोर। और इन डेप्थ जाएंगे तो एक ये बाइफर्केशन, लिथोस्फेयर इज क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट मेंटल इज द लिथोस्फेयर, देन देयर इज अ स्टेनोस्फेयर, देयर इज अ आउटर मेंटल, देयर इज अ इनर मेंटल, कोर, आउटर कोर एंड द इनर कोर। ये जो आप ये देखोगे लेंथ देख रहे हो 6378 किलोमीटर है। आप टोटल रेडियस की अगर बात करोगे, एग्जैक्टली नहीं, मोरलेस 6400 अप्रॉक्स लेके चला जाता है, तो यू कैन एज्यूम इट अराउंड 6378, ओके। एंड द डायमेंशन ऑफ दिस, हाउ डेप्थ इट इज, कोर और मेंटल कहाँ से शुरू होता है, कोर और मेंटल को बाइफरकेट करें तो 2900 किलोमीटर पे हम देखेंगे तो ऊपर जो वाला पोर्शन है वो मेंटल रहेगा, उसके नीचे अंदर से कोर शुरू हो जाता है, आउटर कोर और इनर कोर। 5000 किलोमीटर की गहराई पे आप जाओगे तो वहां से क्या है, इनर कोर स्टार्ट हो जाता है। क्रस्ट का जो अप्रोक्सीमेट जो आप विथ देखोगे, थिकनेस देखोगे, दैट इज समवेयर इट इज 100 एंड समवेयर इट इज अराउंड लेस देन 100 आल्सो, अराउंड 50 और 5 किलोमीटर आल्सो, बिकॉज the crust is broadly divided into two segments. You can see this blue color region is the water part, ocean वाला रीजन है, इसको क्या कहेंगे हम, ओशनिक क्रस्ट कहेंगे। और जहां पे ओशंस नहीं है, जैसे जहां पे बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं, लैंडफॉर्म्स है, उसको हम करेंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट करेंगे। यहीं पे मैं बता देती हूँ कुछ कुछ स्पेसिफिकेशंस। जैसे ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है तो ये क्या होता है, ये ग्रेनाइट का बना होता है। ग्रेनाइट मतलब मेजर जो कॉम्पोजिट इसमें जो कॉम्पोजिशन है वो है ग्रेनाइट का। और ओशनिक क्रस्ट का क्या होता है, बेसाल्टिक का। तो ये बेसिक डायग्राम आप दोनों को क्लियर हो गया, आप सभी को ये डायग्राम और ये दोनों क्लियर हो जाने चाहिए, माइंड में आपको स्टिक होना चाहिए कि हाँ ये ऐसा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ दी अर्थ है। अगर हम अर्थ के अंदर खुदाई करते 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 जाएं तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स हमारे सामने आएंगे, ऐसी ऐसी कॉम्पोजिशंस हमारे सामने आएंगी। नाउ नेक्स्ट लेट्स लुक एट द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ दिस अर्थ। अब ये देखो, अब टोटल ओवरऑल अर्थ का हम केमिकल कॉम्पोजिशन देखेंगे। सबसे ज्यादा क्या है, यहाँ पे आयरन है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है, तीसरे नंबर पे सिलिकॉन है। स्टार्टिंग के 3-4 आप याद रखो, सारे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आयरन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन, ये है अर्थ का कॉम्पोजिशन। इसलिए मैंने 2 फिगर्स लगाए हैं आपको रिमाइंडर के लिए। और ये कॉम्पोजिशन है किसका, क्रस्ट का। So keep in mind, this is the most abundant element of the earth is iron, then oxygen, then silicon. You can remember it is like IOS. Okay. And now when somebody will ask you that most abundant element in the crust, हमारा जो crust था ये वाला रीजन है, इसका सबसे अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन है, तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम है, चौथे नंबर पे आयरन है। तो ये 4 या 5 आप याद रखना, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन एंड कैल्शियम, ठीक है। तो ये है कॉम्पोजिशन ऑफ द अर्थ। जैसे केमिकल कॉम्पोजिशन लोग क्वेश्चंस में आ जाते हैं ना कि व्हाट इज इट, क्या सही है, कहीं पे ये दे दिया जाता है कि कहीं पे ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है अर्थ में, है ना, एलिमेंट वाइज एलिमेंट, ये याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्रस्ट की बात करते हैं। अब एक एक करके हम लेयर्स को पढ़ेंगे। जैसे हमने 3 लेयर्स के बारे में पढ़ा, सबसे पहले क्रस्ट, देन मेंटल एंड द कोर। अब उनके बारे में हम थोड़ा सा इन डेप्थ स्टडी करेंगे कि ये है क्या। क्रस्ट को बाइफर्केट किया है, सबसे पहले से बताओ कि क्रस्ट क्या था, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है। इसके 2 बाइफर्केशंस हैं, ठीक है, एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हुआ और एक ओशनिक क्रस्ट हुआ। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये वाला पोर्शन, जिस पोर्शन में ओशंस नहीं है, तो मेजर पार्ट क्या है, कॉन्टिनेंट से ही डिवाइडेड है। जहां जहां कॉन्टिनेंट स्प्रेड है उनको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहा गया, और जहां पे लार्ज ओशन है उनको क्या कहा, ओशनिक क्रस्ट। इसकी डेंसिटी कितनी है क्रस्ट की, 2.7 से 2.9 क्रस्ट की। और इसकी डेप्थ कितने है, कहीं कहीं पे 30 भी हो सकती है, कहीं कहीं पे 80 भी है। मैंने बोला यहाँ पे जैसे आप कहीं पे देखते हो प्लेन्स है, कहीं पे लंबे लंबे पहाड़, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, कहीं पे ओशंस है,
तो ये सेम नहीं है। मैक्सिमम लिमिट जो आप क्रस्ट की डेप्थ मान सकते हैं वो है 100 किलोमीटर्स, ठीक है। ओशनिक क्रस्ट की डेप्थ, जैसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेप्थ आप मान सकते हो 80 टू 100 किलोमीटर्स, एंड ओशनिक क्रस्ट की आप मान सकते हो जैसे डेप्थ इज अराउंड 5 टू 7 किलोमीटर्स। इसकी डेंसिटी होगी ज्यादा होगी। ओशनिक क्रस्ट इज डेंसर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कीप दिस इन माइंड कि ओशनिक क्रस्ट जो है वो हमारा ज्यादा डेंस है एंड कॉन्टिनेंटल इज लेस dense, and oceanic is made up of basaltic and continental is made of granite. Okay, ठीक है, ये चीज आप याद रखना। अब नेक्स्ट इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स आप जरूर में याद रखना, ठीक है। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर 0.5 टू 1% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब टोटल जो क्रस्ट का वॉल्यूम है, अर्थ का वॉल्यूम है, उसका 0.15 से 0.1% तक एग्जिस्ट करता है, एंड इट इज लेस देन 1% ऑफ इट्स मास। अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं, इसकी डेंसिटी क्या है, राइजेस विद द डेप्थ। जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाओगे उसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम क्या लेके चलते हैं, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। दैट इज द एवरेज डेंसिटी of the crust, and the earth's average density is 5.5, ठीक है। दिस इज द यूनिट, यू शुड कीप डिफरेंस अर्थ में और क्रस्ट में, ये दोनों यूनिट्स आप कंफ्यूज मत करना कि अर्थ की जगह क्रस्ट हो जाए, क्रस्ट की जगह अर्थ हो जाए। ये डेंसिटी है 2.7 क्रस्ट की दे रखी है, अर्थ की डेंसिटी 5.5 के अराउंड है। The thickness of the crust varies, that we have seen somewhere it is 50, somewhere it is 5, somewhere it is 80, somewhere it is 100, ठीक है। The temperature of the crust increases with the depth, ठीक है, increasing levels of around 2000 डिग्री सेल्सियस टू 400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, नियर द मेंटल क्रस्ट बाउंड्री। अब ये चीज क्या कह रहे हैं कि टेम्परेचर जैसे आप अंदर की तरफ जाओगे, इस फिगर में आप देखोगे जैसे अर्थ के अंदर अंदर जाओगे तो जैसे हम क्या अंदर क्या और गर्मी है और हॉट है, टेम्परेचर इज अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से क्या है टेम्परेचर क्या है ना बढ़ना शुरू हो जाता है। तो दिस स्टेटमेंट शुड बी क्लियर, विद इंक्रीज इन द डेप्थ, जैसे जैसे आप गहराई में जाओगे टेम्परेचर क्या है इंक्रीज होने लगता है क्रस्ट में भी। इट इज अप्रोक्सीमेटली 30 degree Celsius for every 1 kilometer. Because, for example, if you are going 1 kilometer in depth to the earth crust, 30 degrees Celsius, it will be increased by 30 degrees Celsius. The crust outer layer is made up of sedimentary materials like acidic, crystalline, igneous and metamorphic. जैसे बहुत सारे रॉक्स हमें दिखते हैं ना अलग अलग तरीके, igneous, sedimentary, metamorphic रॉक्स, तो ये सारे कॉन्टिनेंटल में आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है सियाल एंड सिलिकॉन एंड अल्यूमिनियम, ठीक है। अल्यूमिनियम सिलिकेट रॉक्स एंड लाइक ग्रेनाइट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। फेल्सिक वर्ड आप यूज करते हैं। और दूसरा क्या है, ओशनिक क्रस्ट इज द कंपोज्ड ऑफ द डेंस मैफिक आयरन मैग्नीशियम सिलिकेट इग्नियस रॉक्स एंड इज लाइक बेसाल्ट, ठीक है। सो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मोर और लेस रिलेटेड टू ग्रेनाइट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज बेसाल्ट, ठीक है। क्रस्ट के बारे में इंपॉर्टेंट पार्ट पता चल गया। ये चीज आपने डायग्राम एक और देख लो। अब क्रस्ट के बाद हम क्या पढ़ेंगे, मेंटल के बारे में पढ़ेंगे। क्रस्ट का सबसे पहले हमने क्रस्ट के बारे में देखा, अब उसके बाद हम मेंटल के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड सिलिकॉन मेटल्स, ये लोअर मेंटल है, ये अपर मेंटल है। अब इस पोर्शन का एक और कटआउट इमेज ये दे रखा है, ठीक है। जैसे ये लोअर मेंटल है और ये अपर मेंटल। अपर मेंटल में क्या है, एक छोटा सा एस्थेनोस्फेयर रीजन, ये क्या है, सेमी लिक्विड है, इट्स नॉट फुली लिक्विड और फुली सॉलिड, इट इज इन बिटवीन देम, it is like it is on this asthenosphere, this plate, this lithosphere is floats। lithosphere जो हमने पढ़ा था अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ था, जो क्रस्ट और मेंटल को मिला के बनता था, वो एक स्टिफ बॉडी नहीं होता, वो क्या है ब्रेक है छोटे छोटे पार्ट्स में। जो लिथोस्फेयर है ऐसा नहीं है कि एक सॉलिड रॉक है जो ब्रेक नहीं हुआ है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे जैसे छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स हमारे टुकड़े में है ना, उसी तरह ये लिथोस्फेयर के टुकड़े पार्ट जो है वो एस्थोनोस्फेयर पे फ्लोट करते रहते हैं। जैसे कहते हैं ना, जैसे हमने देखा है कि यूरोप कहीं और है, एशिया कहीं और है, तो ये टुकड़े हैं, लिथोस्फेयर के ही पार्ट्स हैं, जो कुछ उभरे हुए हैं पानी से ऊपर और कुछ अंदर नीचे समतल पानी में भी है। तो एस्थोनोस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मेटल का, अर्थ क्रस्ट का, मेंटल का, ठीक है। अब मेंटल के बारे में पढ़ते हैं। इट रफली 83% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम, दैट इज अर्थ का जितना टोटल वॉल्यूम है उसका 83% क्या है, मेंटल है। और 67% ऑफ इट्स मास, इसके मास का 67, अर्थ के 67% मास क्या है, मेंटल है। इट रीचेज अप टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर्स फ्रॉम मोहर डिसकंटिन्यूटी। अभी मैं इसकी डिसकंटिन्यूटीज के बारे में बताऊंगी। जैसे जो लाइन बाउंड्री पे बताती हूँ, क्रस्ट और मेंटल को सेपरेट करती है, उसको मोहर डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और ये क्रस्ट मेंटल कहाँ तक पहुंच रहा है हमारा, 2900 kilometers तक। This line you can see this up to the depth of from this 0 to 2900 kilometers.
अपर मेंटल डेंसिटी इज 2.9 to 3.3, ठीक है। एंड एटमोस्फेयर एस्थेनोस्फेयर रीचेस बियॉन्ड द लोअर मेंटल, इट इज कंप्लीटली सॉलिड, ठीक है। एस्थेनोस्फेयर इज नॉट फुली कंप्लीटली सॉलिड, इट इज semi-solid, you can say it like this. In lower mental density ranges from 3.3 gram to 5.7 gram per centimeter cube. In comparison to the crust, the mantle is made up of silicate rocks that are higher in iron and magnesium. ठीक है, the most abundant element in mantle you can say is iron, silicon and magnesium. ठीक है, mantle is made up of Mantle is made up of 45% of oxygen, 21% silicon, and magnesium and basic elements. ठीक, temperature in the mantle ranges from 200 degrees Celsius to 4000 degrees Celsius at the core mantle boundary. Core mantle boundary means where the mantle and the core meet together, है ना? After 2900 degree, what will happen? Core portion will start. Like here, the temperature is around 4000 degree Celsius. ठीक है, अब हमने मेंटल के बारे में ये पॉइंट्स दिख लिए। कुछ कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं ये, स्टेटमेंट में आपको हेल्प करेंगे। कोई भी एग्जाम हो, क्लियरिटी आ जाती है। अगर आपके दिमाग में कुछ कुछ पॉइंट्स क्लियर रहते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी रहता है। अब हम लिथोस्फेयर के बारे में भी कुछ पॉइंट जान लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये लिथोस्फेयर का सेगमेंट यहाँ पे दिख रहा है, लिथोस्फेयर, क्रस्ट एंड अपर मोस्ट मेंटल, ठीक है। अब इसमें स्थेनोस्फेयर भी हमने अभी रीड करा, इसके पॉइंट्स अब हम लिथोस्फेयर के पढ़ते हैं। ये क्या है? लिथोस्फेयर इज द अर्थ्स रिजिड आउटर लेयर विद थिकनेस रेंजिंग फ्रॉम 10 to 200 किलोमीटर्स, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट एज वेल एज अपर पार्ट ऑफ द मेंटल। लिथोस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू टेक्टोनिक प्लेट, मतलब लिथोस्फेरिक प्लेट, मतलब आप सोचोगे एक बड़ा सा टुकड़ा है जो ब्रेकेबल नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। लिथोस्फेयर क्या है? कहीं टूटा हुआ है, कहीं जुड़ा हुआ है, कहीं छोटे छोटे पार्ट्स हैं। सो इट इज ब्रेकन इनटू द पार्ट्स, 7 मेजर पार्ट्स में, जैसे यूरेशियन लिथोस्फेरिक प्लेट, अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, साउथ अफ्रीकन प्लेट, ऐसे कर करके बहुत सारे प्लेट्स हैं जो आप प्लेट टेक्टोनिक्स में और डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पे आप समझो कि एक बड़ा सा लैंडमास है जो टुकड़ों में बटा हुआ है, और वो एक सेमी परमिएबल मटेरियल लाइक एस्थोनोस्फेयर पे वो फ्लोट करा है। दिस इज एस्थोनोस्फेयर। ये सब एक एक कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर्स हैं, प्लेट्स हैं, which move and create a large scale changes in the earth's geological structure, folding and folding। क्या है? प्लेट्स आपस में टकराएंगी, मिलेंगी, फोल्ड होंगी, तो काफी सारे फिनोमेनाज होंगे अर्थ सरफेस पे। अर्थक्वेक आएगा, कहीं लैंडस्लाइड होंगी, कहीं पे वोल्केनोज इरप्ट होंगे। सो दिस लिथोस्फेरिक मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी विल स्टडी इट इन डिटेल इन द कमिंग लेक्चर्स। नाउ व्हाट एनर्जी इज मूविंग दिस प्लेट इज, अर्थ के टाइम पे जब अर्थ बन रहा था उस टाइम बहुत सारा हीट और रेडियो एक्टिव मटेरियल्स और एनर्जी इनके इसके अंदर ट्रैप्ड है, जिसकी वजह से क्या है, हमारे अंदर से एनर्जी निकलती रहती है मैग्मा के फॉर्म में, वोल्केनोस के फॉर्म में, और उसी की वजह से क्या है, ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम अर्थक्वेक फील करते हैं, या फिर कहीं कहीं पे बहुत सारे वोल्केनोस इरप्ट होते रहते हैं, एवलांचेस होते रहते हैं। तो ये कंटिन्यूअस मूवमेंट, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स्ड है, ठीक है। This is the line which is I was reading. The primordial heat left over from the Earth's planet's birth, as well as the radioactive decay of uranium, thorium, and potassium in the Earth's crust and the mantle, are the sources of the heat that drive the plate tectonics. ठीक है? So this is the source of energy which is driving the movement of the Earth and other mechanism or Earth movements like taking place in our atmosphere or our surroundings. आफ्टर लिथोस्फेयर वी विल गो टू द अर्थ्स कोर। अब हमने सबसे पहले क्रस्ट के बारे में देखा, फिर मेंटल के बारे में देखा, अब हम पढ़ेंगे अर्थ के कोर के बारे में कि इनके क्या सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं। कोर को भी हमने डिवाइड किया है टू पार्ट्स में, एक आउटर कोर्स है और ये इनर कोर है, ठीक है। द कोर इज मेड अप ऑफ वेरी हेवी मेटल्स मोस्टली कंपोज्ड ऑफ निकल एंड आयरन, ठीक है। समटाइम इट इज रिफर्ड टू एज नीफे। द कोर मेंटल बाउंड्री इज लोकेटेड एट अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। ये मैंने बताया था कि डेप्थ कितना है, ऊपर से आप देखोगे तो 2900। एट दिस बाउंड्री कॉल्ड द गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। जैसे क्रस्ट और मेंटल के बीच में क्या था, मोहरिक डिसकंटिन्यूटी थी, उसी तरह मेंटल और कोर के बीच में क्या है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस होते हैं। डिसकंटिन्यूटी क्यों बोल रही है वो भी मैं आगे बताऊंगी, कि यहाँ पे क्या है, सडन केमिकल और टेम्परेचर और प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि 5.5 से तुरंत क्या हो जाता है, मेंटल में 10 ग्राम है डेंसिटी था, यहाँ पे क्या है 10 हो जाता है, ऑफ द मेंटल टू 10। जैसे पहले यहाँ पे मेंटल में क्या 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर डेंसिटी थी, पर तुरंत कोर में आते क्या वो डेंसिटी क्या हो गई, 10 हो गई। अब कोर को हमने डिवाइड किया टू पार्ट्स में, आउटर कोर एंड द इनर कोर। आउटर कोर के बारे में देखते हैं कुछ पॉइंट्स। द आउटर कोर विच सराउंड्स द इनर कोर इज लोकेटेड बिटवीन 2900 एंड 5100 किलोमीटर्स।
मतलब यहाँ से आप देखोगे, यहाँ पर मेंटल है ऊपर, यहाँ 2900, उसके बाद यहाँ पे 5100 तक आउटर कोर रहता है, उसके बाद से इनर कोर शुरू हो जाता है। आयरन निकल अमाउंट्स पाए जाते हैं। आउटर कोर इज लिक्विड, सॉरी, आउटर कोर इज लिक्विड बिकॉज इट इज नॉट अंडर इनफ प्रेशर टू सॉलिडिफाई, मतलब इसके पास प्रेशर है बट इतना भी प्रेशर नहीं है कि वो एकदम सॉलिड बन जाए, इसलिए आप ये चीज याद रखोगे, आउटर कोर जो है वो लिक्विड में है, ठीक है। और इसमें कंपेयर टू इनर कोर, और इनर कोर क्या है, सॉलिड है। Despite having, according to dynamo theory, Earth's magnetic field is created by convection in the outer core mixed with the coriolis. अब आपने देखा कि क्या है, आउटर कोर क्या है, लिक्विड है, तो यहाँ पे क्या हीट जनरेट हो रहा है, यहाँ पे कन्वेक्शन करंट्स जनरेट हो रहे हैं, और इसकी वजह से ही हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं हमारे अर्थ में। अगर आपसे कोई पूछे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, तो यहाँ पे आउटर कोर है, ये लिक्विड है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है इनर कोर में, तो यहाँ लिक्विड मटेरियल क्या है, ऊपर की तरफ राइज करता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, बाय द कन्वेक्शन इन द आउटर कोर मिक्स, और कोरोनस फोर्स की वजह से क्या होता है, वो घूम रहा होता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है अर्थ में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड और आउटर कोर के रिस्पेक्ट में। नाउ आफ्टर outer core we will study about the inner core. Inner core stretches from the earth's center to 5100 kilometers below the surface. This layer is solid because it can transmit shear waves, ट्रांजिट सिस्मिक वेव्स, ठीक है। ये सॉलिड है क्यों, बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर की वजह से, और इसी की वजह से क्या है, वेव्स निकलती हैं। The rotation of the Earth's inner core is slightly quicker than the rotation of the Earth. अब ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है, आपको याद रखना है कि द रोटेशन ऑफ द Earth's inner core इस ज्यादा तेजी से घूम रहा है कंपेयर टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज बिकॉज ऑफ द इंटरनली बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉलिड कोर है, ठीक है। द परसिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी मेंटेन इन द सॉलिड इनर कोर बिकॉज इट इज टू हॉट। जैसे कि हमने देखा आउटर कोर में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है ओवरऑल अर्थ पे, आउटर कोर में जो रिएक्शंस और कन्वेक्शन बेल्ट क्रिएट हो रही है उसकी वजह से, बट इतना वो इसमें नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनर कोर में नहीं हुआ है। द कोर इनर कोर मेक्स अप ओनली अराउंड 16% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम, ठीक है। द कोर इज इनर और आउटर कोर दोनों मिला के कितना होती है, अराउंड 16% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम, बट इट अकाउंट्स फॉर 33% ऑफ द मास। टोटल अर्थ के मास का कितना है, 33%। इसकी वजह से आप समझ सकते हो कि इनर और आउटर कोर, जो कोर है हमारा, कितना डेंस है, बहुत ही ज्यादा डेंस, प्रेशर और हीट की वजह से इनकी सिग्निफिकेंट फीचर्स इरप्ट हुए हैं, अराइज हुए, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग हो गई हैं। अब हमने देखा कि हमने डिसकंटिन्यूटीज दो पढ़ी थी, ऊपर मैंने बताया था मोरिक डिसकंटिन्यूटी और गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटीज के बारे में मैंने मेंशन किया था, रेफर किया था। अब ये डिसकंटिन्यूटीज होती क्या है, ये क्या होती है, बाउंड्रीज या जोन होती है विद इन द अर्थ इंटीरियर वेयर देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन सिस्मिक वेव और वेलोसिटी। यहाँ पे क्या है, डेंसिटी और वेव और वेलोसिटी में काफी चेंजेस आते हैं। जैसे आप मेंटल से कोर की तरफ जाओगे या मेंटल से क्रस्ट की तरफ जाओगे, तो जो वेव का मूवमेंट होगा, एक रे का मूवमेंट होगा, सिस्मिक वेव का मूवमेंट होगा, बहुत ही ज्यादा चेंज होगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, वो सिग्निफिकेंट चेंज ला रहे हैं प्रॉपर्टीज में भी, जैसे मेंटल की प्रॉपर्टीज अलग है, कोर की प्रॉपर्टीज अलग है, इस वजह से डिफरेंट नेमिंग दे दिए गए हैं, कोर मतलब अलग अलग बाउंड्रीज बना दी गई हैं। These abrupt changes in the wave speed are typically due to vibrations in the rock composition, temperature variations in the rock composition, temperature and phase transition। मतलब मैंने बताया कि उसका composition change होता रहता है, कि अलग तरीके की रॉक फाइंड होती है, जैसे नीफे फाइंड होता है कोर में, सीआर मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाए जाते हैं कोर क्रस्ट में, ठीक है। और मैग्नीशियम ज्यादा पाया जाता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम कहाँ होता है, हमारे मेंटल में। तो अलग अलग रॉक कॉम्पोजिशन है, अलग अलग टेम्परेचर है, अलग अलग डेंसिटी है, जिसकी वजह से डिफरेंस हमारे डिफरेंट लेयर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है अर्थ का। आइडेंटिफिकेशन स्टडी ऑफ दीज discontinuities provide critical insight into the earth's internal structure, composition and materials present at various depth। ये सिस्मिक डिसकंटिन्यूटीज एक रेफरेंस पॉइंट बन जाते हैं हमारी स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के रिस्पेक्ट में। अब एक और हम देख लेते हैं डिसकंटिन्यूटीज, ताकि कोई भी अगर टॉपिक एक एक वर्ड कहीं एग्जाम में कोई फंस जाता है कि क्या क्या होता है, तो वो दिमाग में रहना चाहिए। जैसे कहीं पे कॉनराड आ गया, मोहो डिसकंटिन्यूटी आ गई, या फिर गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी आ गई, लेमन, तो ये चीजें पता होनी चाहिए कि ये कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहले आप तो ये बताओ, ये हो गया हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया, ये ओशनिक क्रस्ट हुआ, ठीक है। ये कॉनराड डिसकंटिन्यूटी हो गया, ठीक है। ये मेंटल हो गया है ना, मोहरिक डिसकंटिन्यूटी, अपर मेंटल बोला इन्होंने, ठीक है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, ठीक है। ये लोअर मेंटल है,
अब अपर मेंटल और लोअर मेंटल को कौन सा लाइन वो डिवाइड करता है? दैट इज रेपिड डिसकंटिन्यूटी। मेंटल और क्रस्ट को कौन सा डिफाइन करता है? दैट इज मोह डिसकंटिन्यूटी। अगर ये क्वेश्चन में है कि क्रस्ट और मेंटल को कौन सी डिसकंटिन्यूटी डिफाइन करती है, मतलब डिवाइड करती है, कौन सी बाउंड्री है, तो वो है मोह डिसकंटिन्यूटी। और क्रस्ट ऊपर का लिथोस्फेयर है ना, ऊपर के क्रस्ट में, और ऊपर वो सबसे ऊपर वाला डिसकंटिन्यूटी जो इसको कहते हैं हम क्या है, ये है कॉन्राड, जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द अर्थ है। अब नीचे क्या है, ये कॉन्राड। अब ये क्या हमारा, ये था हमारा लोअर मेंटल है, क्योंकि अपर मेंटल यहाँ तक आया, ये लोअर मेंटल हुआ। तो लोअर मेंटल और आउटर कोर को जो डिवाइड करता है 2900 किलोमीटर पे, वो है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और जो आउटर कोर और इनर कोर को डिवाइड करता है, जो बाउंड्री डिफाइन करती है, वो है लेमन डिसकंटिन्यूटी। तो ये आप लेयर्स भी याद रख सकते हो इस वजह से, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल, इनर मेंटल और अपर मेंटल है ना। और वो क्रस्ट हो गया, आउटर कोर, आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट वाला ये पोर्शन हो गया। ठीक है, कॉन्राड। तो आप ये सीक्वेंस में भी याद रखोगे कि ऊपर से नीचे कौन सा जाता है और नीचे से ऊपर कौन सा जाता है। कौन कौन सी होंगी? कॉन्राड, मोहो, ठीक है, रेपति, गुटेनबर्ग, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर होगी। तो आज के लेक्चर्स में सबसे पहले आपने देखा सोर्सेज ऑफ अर्थ इंटीरियर क्या क्या है, डायरेक्ट सोर्सेज हैं, इनडायरेक्ट सोर्सेज हमने देखे। उसके बाद हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ देखा कि कोर के स्पेसिफिक क्या फीचर्स हैं, कोर, मेंटल कोर, इनर कोर और आउटर कोर, इन सब के बारे में देखा। और हमने इन डिसकंटिन्यूटीज के बारे में भी इनकी लोकेशंस देखी। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और ये टॉपिक्स क्लियर हो रहे होंगे। ये आपके इंडिया में कोई भी होने वाले गवर्नमेंट एग्जाम, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, सब में हेल्प करेगा। And you can rely on our 5 years of experience to trust on this notes also. Hopefully आप अपने रिव्यूज और कमेंट्स जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।